वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने कई सेक्शन कवर करा दिए। यूपी स्पेशल कवर करा दिया, इकॉनमी है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इन सब के वीडियोज़ जो हैं चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का PYQ। तो सबसे पहला सवाल है कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो देखिए, इनका नाम था दौलत खान। जब अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य का समय था, उस टाइम में दौलत खान ने ही बाबर को बोला था भारत पर आक्रमण करने के लिए। फिर अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तकें हैं और लेखक है, ठीक। तो रास पंचाध्यायी की अगर बात की जाए तो इसके लेखक हैं नंददास। चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के जयनंदा और भक्ति रत्नाकर के हैं नरहरि चक्रवर्ती। ये लिस्ट अच्छी है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? ऑप्शन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। महात्मा गांधी का भी नाम है, BR अम्बेडकर का भी नाम है। तो याद रखिएगा, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन्होंने सब में भाग लिया था। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक को उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति की अगर बात की जाए तो मंदसौर प्रशस्ति जो है ये कुमारगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का ये विवरण प्रस्तुत करता है। अब मंदसौर प्रशस्ति के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में हो सकता है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो रिपीट होते हैं। अगर एट इज इट नहीं रिपीट होगा तो उससे रिलेटेड जरूर रिपीट होगा। जैसे मंदसौर प्रशस्ति पूछ दिया कि कुमारगुप्त के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है, लेकिन मंदसौर प्रशस्ति को लिखा किसने था, उसके रचनाकार कौन थे? अब आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया कि वह शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, और दूसरा कथन है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है। तो दूसरा गलत है भाई, केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है शेरशाह सूरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कुहना का निर्माण किसने कराया था? तो किला कुहना का निर्माण कराया था शेरशाह ने। ये दिल्ली का जो पुराना किला है उसमें स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो देखिए, राजा मानसिंह तोमर थे, तानसेन थे, काफ़ी ज़्यादा महान थे। अदारंग की भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हमने सुना है, लेकिन हाँ, माल गुर्जरी जो है वो हिंदुस्तानी संगीत में इतने नहीं थे। आगे 1928 में गठित नौजवान सभा, इसका प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा, इसमें शुरुआत में अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। इसके अलावा यशपाल, भगत सिंह, छबील दास, ये सभी नौजवान सभा के मेंबर थे। और याद रखिएगा, नौजवान सभा का गठन कब हुआ? ये 1928 में हुआ था। फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। ये गलत दिया है। स्थान है और संबंधित तीर्थंकर हैं। श्रावस्ती की बात करें तो संभवनाथ, काकंदी जो है सुविधानाथ, अयोध्या में ऋषभनाथ और पभोसा में पद्म प्रभु, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसको किस भाषा में लिखा था ये पूछा गया है। तो ये किताब है फारसी भाषा में। याद रखिएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किताब फारसी भाषा में है। इसके राइटर हैं राजा राम मोहन राय, और ये किताब लिखी गई थी 1809 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अकबर बादशाह हैं, उनके दीवान कौन कौन थे? तो अकबर के दीवान थे मुजफ्फर खान, जहांगीर के गियास बेग एतमाद उदौला, शाहजहाँ के सदाउल्ला खान और औरंगजेब के असद खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ठीक है, होगेरो, सोमोरिरी, वुलर। राइट ऑप्शन है पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 1817 में डेविड हेयर के द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये हिंदू कॉलेज कहाँ है? तो ये है कलकत्ता में। याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। और किसने स्थापना की थी? डेविड हेयर, 1817 में। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्मारक है और निर्माता है। स्मारक अटाला देवी मस्जिद जो है, निर्माता इसके इब्राहिम शाह शर्की। छोटा सोना मस्जिद की अगर बात करें तो वली मोहम्मद। कदम रसूल जो है नुसरत खान। और अदीना मस्जिद पांडुआ, इसके निर्माता हैं सिकंदर शाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भले रिपीट हो जाए। आगे घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। घटनाएं दी गई हैं। अंबर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। ठीक है, फिर तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था, तभी तो अंबर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था। इतने से ही आप लोग छांट लेंगे, 3-1 हो गया। फिर चौथा उड़ीसा पर कररानी की विजय हुई, उसके बाद तुकरोई का युद्ध हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? ये पूछा गया है। तो ये थे शिव कुमार बटालवी। इसके अलावा ये जो नाम है याद रख लीजिएगा, रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बैनर्जी। ये स्वाधीनता से पहले भारत के राष्ट्र कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे। फिर नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सही है, नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी होगी नटराज जी की, तो उसमें भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है ये, जिसमें 4 जो हैं उनके हाथ हैं। फिर दाएं कान में वह एक पुरुष कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। तो दोनों बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट। आगे, विदेश यात्री और भारत में किस साल आया? ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फाहियान जो है 399 से 414, वेनसांग 629 से 645, अलमसूदी 957, लेकिन इत्सिंग वाला सही नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस राजा या किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो इसमें देखिए, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल, इनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए PYQ वगैरह करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PYQ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQ ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी तो आपके एग्ज़ाम की क्या डिमांड है आपको पता चलता है। तो ये वीडियो सारे ज़रूर देख लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये थे नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में क्या होता था कि शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया था? इनके समय में सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी एक प्रकार की विशेष सेना का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये था मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ये था लहना याद रखिएगा, गुरु नानक ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ये था पीटर मुंडी जो है पुर्तगाल देश का नहीं था। उसके अलावा दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फार्नाओ नूनीज, ये सभी पुर्तगाल देश के थे। ठीक है, अगला फिर से सवाल आ जाता है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल बजट का प्रकाशन और सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो कौन सा इसमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आया बंगाल गजट, फिर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की, फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी गोखले जी ने, और लास्ट में है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो ये स्टेटमेंट दूसरा वाला एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था?
कि भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, किसको? ब्रिटिश अधिकारियों को। किस लिए? कि हमारे भारत के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, इसीलिए। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कथन और कारण है। तो कथन दिया गया है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1966 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। बात तो सही है, और ये ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे दादा भाई नौरोजी। ये भी कारण एकदम सही है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले भारत अधिकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। और जो 1941 में सिविल सेवा परीक्षा हुई थी, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, इसमें भारतीयों का प्रतिशत जो है वो यूरोप वासियों से अधिक था। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया, ये लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो ये कविता लिखी थी मनोरंजन जी ने। ये कविता फिरंगिया जो थी वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी, जो कि भोजपुरी में थी। अब काकोरी षड्यंत्र के केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये देखिए, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में काकोरी केस के षड्यंत्र में ये फांसी दी गई थी। ये याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस था। फिर है कथन और कारण, फिर आ गया। पहला कथन दिया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। सही है, बिल्कुल सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये कारण गलत दे दिया। तो पहला सही और कथन सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये था दरोगा। दरोगा को कहा जाता था कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। अब संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1780 से लेकर के 84 में। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1750 से 1754 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये 1778 से लेकर के 1780 ईस्वी को हुआ था। अब है आपको घटनाओं पर विचार करना है और काल क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। दिया गया है करजन वाइली की हत्या, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो देखिए, सबसे पहले तो आई थी केसरी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया, फिर करजन वाइली की हत्या हुई और अल हिलाल समाचार पत्र जो है अबुल कलाम आज़ाद का, वो सबसे लास्ट में है। फिर है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये होता था कुल 40%। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण आपको बताना है। कथन दिया गया कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, सही बात है। फिर है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है और सही व्याख्या भी करता है। अब दिए गए तीर्थंकर हैं, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पद्म प्रभु। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभिनंदन है, उसके बाद आए पद्म प्रभु, फिर विमलनाथ और मुनि सुब्रत नाथ। ये सीक्वेंस सही है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, सूरसेन की राजधानी जो है कौशाम्बी नहीं थी। इसके अलावा कंबोज की हाटक, अश्मक की पोतन, कौशल की श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों पर पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो ये राजा थे चालुक्य राजा कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल याद रखिएगा। फिर किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम।
फिर है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान। फिर है अगला सवाल फिर दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध, चौसा का, ताली खोटवा और खानवा का युद्ध। तो याद रखिएगा, सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ था तुरंत चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का, उसके बाद तालीकोटा का। तो ये सीक्वेंस सही है। फिर कथन और कारण दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। सही बात है। फिर मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। दोनों बिल्कुल सही है और कारण भी सही है। फिर अब छत्रपति शिवाजी के बारे में अगला सवाल पूछा गया है कि उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनको कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटपाट। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाकन के किले पर विजय हुई, फिर मुगलों से इनका मतभेद का प्रारंभ हो गया, अफजल खां का प्रकरण आया, लास्ट में है सूरत पर आक्रमण और लूटना। कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो ये था रुपया। रुपया नहीं था रजत मुद्रा। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो उसके सेनापति थे हकीम खान सूर। ठीक है, हकीम खान सूर थे। अब अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर को विचार करना है और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सिक्किम पर विजय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। तो सबसे पहले तो हुआ था पंजाब का विलय। पंजाब के विलय के बाद सिक्किम की बारी आती है, फिर है बर्मा का विलय और फिर झांसी का विलय। ये सीक्वेंस ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आंदोलन या विद्रोह हैं और किस साल हुए थे? तो तेभागा आंदोलन जो है ये 1946 से 1947 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1979 से 80 और बंगाल नील विद्रोह जो है 1859 से 60। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस साल? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। अगला सवाल है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, ये गलत है। इसके अलावा अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1918 में आया, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 में, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद जो थे इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसको चुना गया था? तो ये थे एनजी रंगा। एनजी रंगा को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। आगे कौन सा सुमेलित नहीं है? संपादक और पत्रिकाएं हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका जो है सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रह किसकी पत्रिका है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिए। इसके अलावा वंदे मातरम अरविंदो घोष की है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये थे गोपीनाथ साहा, याद रखिएगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ दिया गया कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी सज़ा। और मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने के लिए सज़ा दी गई थी। सही है केवल 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। घटनाएं हैं दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले तो निकाली गई दांडी यात्रा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता आया, पूना समझौता उसके बाद का है और सांप्रदायिक घोषणा जो है वो सबसे लास्ट में है। दिल्ली की सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है और उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद होता है चौसा का युद्ध, उसके बाद है कन्नौज का युद्ध और फिर है तालीकोटा का युद्ध। फिर है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, वही सवाल रिपीट हो रहा है, वो थे हकीम सूर। ठीक है, फिर है रजनामा के बारे में पूछा गया है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। फिर भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन तो ये दिया गया कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, सही बात है, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत ये फ्रांसीसियों से काफ़ी बेटर थी, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलान करना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1879 से लेकर के 80। पाबना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 और जयंतिया विद्रोह जो है ये 1860 से 63 हुआ था। ठीक है, ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, युद्ध वगैरह का डायरेक्ट ईयर पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। ठीक है, अब संगठन है और उससे संबंधित व्यक्ति हैं, आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए ज्योतिबा फूले जो हैं ये बहिष्कृत हितकारी सभा से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो, थियोसॉफिकल सोसाइटी है कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन में सैयद अहमद। फिर इम्परर गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये थे विलियम विल्सन हंटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है आज़ाद हिंद फौज, तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे थे जो आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे, तो वो थे BC दत्त। इसके अलावा रशीद अली, शहनवाज और PK सहगल ये सभी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो इस तरीके से कहना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अहिंसक आंदोलन नहीं था। इसके अलावा इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसने कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया था और एक यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया फिर से वही है, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना और CR फार्मूला। तो सबसे पहले आया था तो देखिए अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आता है क्रिप्स, ये हो याद होगा, CR फार्मूला और वेवेल योजना, ये सही क्रम है। फिर है अगला सवाल, स्टेटमेंट दिया गया कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, ये कथन किसका था, तो ये कथन था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। फिर से वही चीज़ आ गई अगले सवाल में, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। दिया गया कि क्लाइव की पुनः भारत अभियान, फिर इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हुआ था बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद क्लाइव फिर से भारत आया, इलाहाबाद की संधि हुई और वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना, ये सही क्रम है। अगला सवाल मिलान करना है फिर से, तो देखिए दिया गया है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, वहीं एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी, 1748 में। ला बुर्दनासी के द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया था 1746 में और डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में। अगला सवाल फिर से वही दिया गया, कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हुआ था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, फिर गांधी इरविन समझौता आया, बाद में पूना पैक्ट आया इरविन समझौते के बाद। तो ये दोस्तों रहा आपका हिस्ट्री का PYQ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे, हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, जिसमें देखिए जो ऑप्शन B है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मायर के द्वारा, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। अगला पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया था। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है, भारतीय फौजीदारी कानूनी संशोधन अधिनियम भी 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम भी 1908 का है। फिर अब अगला सवाल है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर बीबी लाल। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल और कौसाम्बी की खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर अगला जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी। इसके अलावा अंग चंपा, वत्स कौसाम्बी और मत्स्य विराटनगर, बिल्कुल सही है। फिर है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये नदी थी रुजपालिका नदी, जिसके तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। डिमेट्रियस की अगर बात करें तो हिंद यूनानी। रुद्रादमन जो थे शक शासक। गोंडोफर्नीस पल्लव और विम जो है ये कुषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कथन और कारण वाला। कथन दिया गया है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, सही। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया भी, दोनों सही है। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। अगला फिर आपको मिलान करना है। चंद्रवाड़ का युद्ध जो है 1194 में हुआ। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। ठीक है, आगे जो है फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वल्लभाचार्य का था पुष्टि मार्ग। रामानुज का विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर का अद्वैतवाद। ठीक है, ये रट लीजिएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दफनाया गया है दिल्ली में। फिर कुछ युद्ध दिए हुए हैं जिनको कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। दारोह का, कन्नौज, शामूगढ़ और चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले हुआ था दौराह का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज, देन शामूगढ़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। फिर से वही कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वेवेल योजना। तो सबसे पहले तो देखिए अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले आई नेहरू रिपोर्ट के बाद अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना सबसे लास्ट में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, देन वेवेल योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्थापना वर्ष और राजनीतिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय जनसंघ आया 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK जो है 1972 में। फिर दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर देखते हैं लेखक और पुस्तक का शीर्षक। V.D. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार की है द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी की है सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज और अशोक मेहता की है द ग्रेट रेबिलियन। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये सवाल बड़ा अच्छा है। आगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ये जनता की योजना विनोबा भावे, ये इनका नहीं है। इसके अलावा लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक और पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी, गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। ठीक है, अगला सवाल फिर कथन कारण वाला आ गया कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक, और कारण दिया गया है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। दोनों सही तो है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण थोड़े है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लकुलिश की बात करें तो पाशुपत सिद्धांत, नागार्जुन का शून्यवाद है, भद्रबाहु का है जैन और गोशाल का है आजीवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। फिर अगला सवाल कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भीतरी अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं था। इसके अलावा नासिक जो है गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल और गिरनार जो है रुद्रादमन प्रथम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये थे धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब निम्नलिखित शासकों को सही कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। दिया गया है विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। तो सबसे पहले कार्यकाल में आए थे यशोवर्मा, फिर धंग, विद्याधर और लास्ट वन है कीर्तिवर्मा। फिर गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? आदिवाराह उपाधि थी मिहिर भोज की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले दिया गया है मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, फिर अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे पहले हुआ, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगानपुर षड्यंत्र और सबसे लास्ट में मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रणथंभौर की बात करें तो हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात जो है कर्णदेव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल रज्जाक जो इनका गृह देश तुर्की नहीं, इसके अलावा इब्नो बतूता मोरक्को से आए थे, मार्को पोलो इटली के निवासी थे और नूनिज जो थे वो पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से किस शासक को दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? किस शासक ने? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। अब किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? तो ये थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये थे बाबर। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। फिर से है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। विद्रोह है और किस साल में हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 में। तो ये इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का PYQ देख रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर सवाल जो है एक तो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, जिसमें आपका क्या है शासक और आपके युद्ध, ये दो चीज़ें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो ये करिए कि पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, या फिर अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप स्टोरी वाइज कहानी की तरह एक एकदम याद कर जाइए, आप रिलेट कर सकेंगे क्या पहले हुआ, कौन पहले मरा, कौन सा युद्ध बाद में हुआ, ठीक है। क्योंकि यही सवाल देखिए आरओ में बार बार इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। इसके था तो बिल्कुल फैक्ट याद रख लीजिए। FG स्लाई थे, DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे, लेकिन उसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। फिर है कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? तो कूका आंदोलन जो है ये पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो स्थानीय स्वशासन है ये लॉर्ड लिटन का नहीं था। इसके अलावा सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति जो थी वो डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट, फिर हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर सांप्रदायिक पंचाट। फिर सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाना जाना था?
तो देखिए ऑपरेशन रूबिकॉन जो था ये जेल में गांधी के आमरण अनशन से संबंधित था। आगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। समाचार दर्पण की बात करें तो जे.सी. मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी जो है वो बी.जी. तिलक और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो इसमें देखिए मेजर करतार सिंह इससे संबंधित नहीं थे। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज में मेजर जनरल शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, शौकत अली मलिक ये लोग उससे संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ घटनाएं दी हुई हैं, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय हुआ, फिर पूना समझौता हुआ, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और बाद में अगस्त प्रस्ताव आया। फिर है सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले उत्तर से दक्षिण लगाना है, तो यही सही क्रम है। एजटेक, माया, मुइस्का और इंका, ये सही क्रम है सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद जो है ये स्रोतों का संकलन है। वहीं बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये था सुभद्र, जिसको बुद्ध ने सबसे अंत में रूपांतरित किया था। फिर है निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर। ठीक, आगे इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन के समय में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कुषाणों की स्वर्ण एवं ताम्र थी, गुप्त के टाइम में सोने और चांदी की, और कलचुरी में स्वर्ण, रजत, ताम्र तीनों। फिर है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये है ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में राजधानी थी दिल्ली। फिर कौन राजा मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये था जयचंद। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद जो है वो मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये था कछवाहा परिवार ने। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हॉकिंस की बात करें तो 1608 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी में। टॉमस रो जो है 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1700 और रॉल्फ फिच जो है ये 1585 से 1586। फिर है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। फिर निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत के बाहर स्थित है। इसके अलावा हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर शाह सबका भारत में ही है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी चाय कंपनी की स्थापना 1839 में। 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये थे बख्त खान को साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पौंडीचेरी फ्रेंच। गोवा की बात करें तो पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। ट्रान के बाद ये डेनिश के, और मद्रास जो है डच। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने नहीं किया था। फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है।
अब क्रांतिकारियों का नाम है और स्थान है, ठीक है, किस स्थान पर ये कार्यरत थे ये बताना है। नाना साहब की बात करें तो ये कानपुर के, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लाह ये लखनऊ, और मनी राम दीवान जो है ये आसाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है स्टेटमेंट है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो ये पैराग्राफ किसके बारे में है? तो ये पैराग्राफ है BM मालाबारी के बारे में, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक, इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक थे BM मालाबारी। फिर है अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं पर विचार करना है और स्थापना वर्ष के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सही क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले आई थी बंग प्रशासिका सभा, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बाद में इंडियन लीग। क्रम यही 1 2 3 4 है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट है ये गलत है। इसके अलावा वीडी सावरकर की किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, RC मजूमदार की है द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, SB चौधरी की है द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से लेकर के 59। फिर है आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करना है और उन प्रांतों को पहचानिए जहां पे 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ऑप्शन में है मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो याद रखिएगा बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। हाथीदांत का बड़ा पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ पर? तो ये पैमाना मिला है लोथल में। आगे चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की राजधानी थी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये था 305 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? रबतक अभिलेख याद रखिएगा कनिष्क का है, तो इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखिए साथ ही साथ एक एडिशनल बात सुन लीजिए कि अगर आप सभी लोग RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट UP की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 वाले, बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा MP PCS है, उत्तराखंड PCS है, अदर एग्ज़ाम जैसे SI है, लेखपाल है, तो इन सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से पेड ग्रुप जो हैं वो चल रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बेस्ट कंटेंट, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लेटेस्ट और ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, ठीक है। तो कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो वो सुल्तान था बलबन। इसने क्या किया कि गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की जो दीवार थी उस पर जो शिलालेख है उसमें मेंशन किया है कि वह खलीफा का सहायक है, तो ये बलबन था। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला सवाल, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई है? ऑप्शन देखिए कितना अच्छा दिया है, इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती या फिर मृगावती। तो इन सारी हिंदी रचनाओं में सबसे पहले लिखी गई है मृगावती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो कौन सी प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो काफ़ी इजी सवाल है। तो देखिए वो महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। तो अभी देख लिया आपने, प्रथम अध्यक्ष हो गए WC बैनर्जी और वहीं
पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो कौन था? वो थे BR अम्बेडकर। फिर अगला सवाल, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1905 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये थे लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग जो है ये पूरे कार्यकाल में इकलौते यहूदी वायसराय थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये था 1930 में। उसी तरह एक सवाल पूछा जाता है कि जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें किस भारतीय ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे BR अम्बेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। INC का सेशन है और अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो 1940 का रामगढ़ सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर 1925। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो अमृतसर 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य प्रस्ताव रखा था? तो ये थे मोहम्मद इकबाल। कंफ्यूज नहीं करना है जिन्ना के साथ। ये थे मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पहली बार भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। फिर है नेहरू सरकार की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री थे उसमें लियाकत अली खान। फिर पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो AK आज़ाद हैं। अब पूछा गया है एंशियंट हिस्ट्री से कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? कौन से वेद से? तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अब नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे ये दक्षिण के शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, शैव धर्मानुयायी नैनार कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? तो ये था गुजरात में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कार्ले में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में। दार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो दार समुद्र जो थी वो होयसल की राजधानी थी। याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्ट पूछा गया है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। PYQ हम लोग किस लिए देखते हैं? PYQ हम लोग इसलिए देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस देना है, ये आपको पता चले। तो सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, और हो सकता है कभी कभी रिपीट भी कर देता है। ठीक है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसको कहा जाता था जय संहिता। महाभारत को मूलतः जो है जय संहिता के रूप में जाना जाता था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये था भीतरी स्तंभ अभिलेख। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। ठीक है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? ठीक है, हर्ष जो थे वो काफ़ी अच्छे लेखक भी थे, रचनाकार भी थे, आपको पता है। तो ऑप्शन में दिया है प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली। तो हर्षचरित की रचना जो है वो हर्ष ने नहीं की थी। इसके अलावा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्ष की रचनाएं हैं। अब आप लोगों के लिए सवाल है, यहीं पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं अगला सवाल दिया गया कि किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी दारा शिकोह को। शाहजहां ने ये उपाधि दी थी। फिर है रोलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रोलट एक्ट आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, अगला सवाल कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
ये कब प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? 1905 में। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति कब अपनाई थी, किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो की नीति थी फूट डालो और राज्य करो। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो पता होगा आप सभी को, सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद वाले में तो आपको पता है कौन कौन था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है, ये लोग थे उग्र राष्ट्रवाद में, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। आगे किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी को, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन। फिर है कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले स्थायी अध्यक्ष, पहले परमानेंट अध्यक्ष जो थे विधानसभा के, संविधान सभा के, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं आपके एग्जाम में अस्थायी पूछ दिया तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ये लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। और वहीं भूदान आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन पहली बार सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहदहा से। पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये नगर है धौलावीरा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हड़प्पी नगर जो थे वो बेसिकली 2 भागों में होते थे, ठीक है, सिटाडेल और लोअर हाउस, यही होता था ना, सिटाडेल और लोअर हाउस। लेकिन धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। अब आपको यहीं पे बताना है कि कौन सा हड़प्पीय नगर था जिसमें नो सिटाडेल, जिसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है, जिसमें अपर हाउस नहीं था, ये आपको बताना है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद कब हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये था पुरुपोरस, ठीक है, ये इतने वीर राजा थे, इन्होंने सिकंदर को झेलम नदी के पास रोक दिया था। लेकिन हाँ, सिकंदर से ये पराजित तो हो गए थे, लेकिन इनकी वीरता से इम्प्रेस होके सिकंदर ने जितनी भी ऑक्युपाइड जितनी भी टेरिटरी थी सब इनको वापस कर दी थी, इनसे इम्प्रेस होकर के, ठीक है। तो ये राजा थे पुरुपोरस। शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईसा पूर्व से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो ये था मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। अगला सवाल कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये है कुराल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये था टोन वारियम। टोन वारियम क्या करता था? ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। वारियम मतलब आप समझ लीजिए अधिकारी, चोल शासकों में जो भी अधिकारी होते थे उसको वारियम वगैरह में ऐसे डिपार्टमेंट दे के ये डिपार्टमेंट इस वारियम का, ये डिपार्टमेंट इस वारियम का, ऐसे करके मतलब बांटा गया था। तो उद्यान जो देखता था उसको बोलते थे टोन वारियम। आगे बढ़ते हैं। शहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, फरिश्ता तो ये संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से, जिसने शाहनामा लिखा था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के।
निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो ये था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में और एक क्या आप पढ़े हैं? लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में पहली बार हुई थी जनगणना, और लॉर्ड मेयो ही ऐसे वायसराय थे जिनकी अंडमान निकोबार घूमते समय एक अपराधी के द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूले। और शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित थी? क्रमशः निर्धारित थी लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का PYQ। फिर से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पहला सवाल है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। फिर है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो ये था उड़ीसा का अकाल, जो कि 1866 से लेकर 1867 में हुआ था। इसी को बोला जाता है प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, उसमें कोई मंत्री नहीं थे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये था 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, INC के जितने भी सेशन हुए थे उसमें एकमात्र सेशन था, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा 1924 बेलग्राम अधिवेशन। फिर निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी। दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद से नहीं संबंधित है। इसके अलावा नवजीवन MK गांधी, स्वराज्य T प्रकाशम और प्रभात जो है NC केलकर। अगला सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पत्रिकाएं हैं किस भाषा में हैं? भारत मित्र की बात करें तो हिंदी थी, राष्ट्रमाता मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक जो है बंगाली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की? तो ये था 21 अक्टूबर 1943, या डेट याद कर लीजिएगा 21 अक्टूबर 1943। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये हैं भोज की पुस्तक है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये थे राजा दिलीप सिंह। फिर अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1856 में। फिर भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके हिसाब से, किसके हेल्प से? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक साथ मिलकर के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? तो ये आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। फिर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? USA में। चौरी चौरा जो है वो किस जनपद में है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में है। आगे,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये था बलिया। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अब आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम होगा, पहले लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब खिलाफत आंदोलन आया। ठीक है, ये सीक्वेंस सही है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर, ये पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो 1935 का एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम, उसको अस्वीकार किया गया था। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी था? तो उग्रवादी थे पाल, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट का। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। फिर हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं और किस नदी के किनारे थीं? तो हड़प्पा की अगर बात करें तो रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल जो है भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी। ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये था पल्लव। चोल चेर पांड्य ये हमने पढ़ा है, ये संगम एरा में थे, पल्लव नहीं थे। फिर है कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था? तो ये थे कंबन। कंबन ने तमिल रामायणम की रचना की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो महाकश्यप ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित कैसे होता है? तो ये प्रमाणित होता है रुद्रादमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। पता चलता है कि जो गुजरात था ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। आगे निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय II के राज्यकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलशर्ट। ठीक है, इसने जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया था। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी हुमायूं ने। आगे देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है कि तो तृतीय मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं, इसके अलावा बक्सर के युद्ध, हेक्टर मुनरो, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, चतुर्थ आंग्ल मैसूर, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये थे लॉर्ड एलिनबरो। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। आगे इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आया था रॉलेट अधिनियम, तो उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा। आगे अगला सवाल फिर वही है। इसमें देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय हुआ, फिर पूना समझौता हुआ। ठीक है, तो ये सही क्रम है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और MCQ और भी जो PYQ है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार PCS है, MP PCS, उत्तराखंड PCS या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे SI का है, लेखपाल है,
लेखपाल का एग्ज़ाम है, आपके यूपी पेट के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चल रहे हैं, जिसको इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन मटेरियल बिल्कुल एकदम टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी। आपके एग्ज़ाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही, तो प्रैक्टिस करते रहिए और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।